चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म या विलयन का संख्यात्मक गुणधर्म, और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म बोलो या फिर विलयन का संख्यात्मक गुणधर्म बोलो या फिर आप कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म या विलयन का संख्यात्मक गुणधर्म या कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। यानी विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसे हम विलयन का संख्यात्मक गुणधर्म या विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से गुणधर्म हैं, यानी कि विलयन के ऐसे कौन से गुणधर्म हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, जिसमें आपको 4 बताने हैं। यानी कि 4, जिसमें से पहला आपका है वाष्प दाब में कमी, दूसरा आपका है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, अंग्रेजी में कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 4 प्रकार से हमें पढ़ना है, यानी कि 4 गुणधर्म ऐसे हैं जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जिसमें से पहला हम बात करते हैं नंबर 1, वाष्प दाब में कमी। पहली बात हो गई। दूसरा आपको पढ़ना है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन और चौथा होता है परासरण दाब या परासरण की क्रिया। यानी ये 4 गुणधर्म जो अणुसंख्य गुणधर्म में आते हैं, इसको हम बारी बारी से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब मतलब आपको पता है कि द्रव का एक मुख्य गुणधर्म होता है वाष्पीकरण। यानी कि द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण द्रव का मुख्य गुणधर्म है। वाष्पीकरण द्रव का मुख्य गुणधर्म है। जब द्रव वाष्प में बदलता है तो इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं, और जब वाष्प वापस द्रव में बदलता है तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं। जब वाष्पीकरण की क्रिया और संघनन की क्रिया का वेग समान हो जाए, जब वाष्पीकरण की क्रिया और संघनन की क्रिया का वेग समान हो जाए, तो वाष्पीकरण और संघनन के बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, और साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के मुक्त सतह पे लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि किसी बंद पात्र में आपने लिक्विड लिया है, किसी बंद पात्र में आपने क्या लिया है, लिक्विड लिया है, यानी कि द्रव लिया है। हमने अभी आपको बताया कि द्रव का वाष्पीकरण ये मुख्य गुणधर्म में आता है। तो द्रव का वाष्पीकरण प्रत्येक तापमान पे होता रहता है, यानी कि द्रव का वाष्पीकरण द्रव का मुख्य गुणधर्म होता है। अब क्या होगा कि अगर आपका पात्र बंद है तो द्रव का वाष्पीकरण होगा, और वो पात्र के खुले वाले यानी जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पर वो वाष्प के कण भरेंगे। इसके साथ साथ वो जो वाष्प के कण वहाँ पे समाविष्ट होंगे, तो ये एक वाष्प कण दूसरे वाष्प कण के संपर्क में आएगा तो द्रव में बदलेगा। तो द्रव का वाष्प में जाने की क्रिया वाष्पीकरण, फिर वाष्प का एक दूसरे के साथ जुड़ करके द्रव में आने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो जब वाष्पीकरण की क्रिया का दर और संघनन का वेग, यानी कि वाष्पीकरण का वेग और संघनन का वेग जब समान हो जाता है, तो संघनन और वाष्पीकरण का जब वेग समान हो जाता है तो उनके बीच साम्यावस्था स्थापित होता है। और साम्यावस्था पर, यानी संघनन और वाष्पीकरण के बीच जब साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, तो साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव की मुक्त सतह पे लगाए गए दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि वाष्प दाब तो हमको समझ में आ गया, अब उसमें कमी कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम आपको और एक बार बताना चाहते हैं कि जो वाष्प दाब होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। वाष्प दाब 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, द्रव के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल, और दूसरा तापमान। आपको पता है कि अगर द्रव के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल कम होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वाष्प दाब भी अधिक होगा।
ध्यान से समझिएगा कि यदि जैसे मान लीजिए कि आपका पानी है तो पानी के कणों के मध्य में हाइड्रोजन आबंध होता है और हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल में आता है। दूसरा आप ले लीजिए पेट्रोल, एक पात्र में आपने पेट्रोल लिया, दूसरे पात्र में आपने पानी लिया, दोनों को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया, तो आप क्या देखते हो कि पानी पात्र में बचा रहता है, लेकिन थोड़े समय के पश्चात जो पेट्रोल होता है वो वाष्प में बदल करके वायुमंडल में चला जाता है। अब हमको ये देखना है कि जितनी मात्रा में हमने पानी लिया था उतनी ही मात्रा में हमने पेट्रोल लिया, दोनों की मात्रा समान था, लेकिन पानी का वाष्पीकरण धीरे धीरे हुआ जिसकी वजह से पानी पात्र में बचा रह गया, लेकिन पेट्रोल का वाष्पीकरण बहुत तेजी के साथ हुआ और वो बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा पेट्रोल जो है वो वाष्प में बदल करके वायुमंडल में घुल गया। अब इससे क्या पता चलता है कि दोनों द्रव की मात्रा समान थी, लेकिन पानी में ऐसा कौन सा गुणधर्म था जिसकी वजह से उसका वाष्पीकरण कम हुआ और पेट्रोल में ऐसा कौन सा गुणधर्म था जिसकी वजह से उसका वाष्पीकरण ज्यादा हुआ। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि टेम्परेचर दोनों का समान रखा है, पानी का वाष्पीकरण कम हुआ, पेट्रोल का वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, तो दोनों के बीच में ऐसा कौन सा गुणधर्म आप बता सकते हैं जिससे आप ये सिद्ध कर सकते हो कि वाष्पीकरण पानी का धीरे धीरे क्यों हुआ और पेट्रोल का वाष्पीकरण ज्यादा तेजी के साथ क्यों हुआ। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पानी के बीच में जो अंतराणिक आकर्षण बल होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है और हाइड्रोजन आबंध यह प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल में आता है। और जो आपका पेट्रोल है उसमें आपको पता है उसमें लंडन आकर्षण बल होता है, अध्रुवी अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम लंडन बल कहते हैं, जिसको आप डिस्पर्सल फोर्स कह सकते हो, विक्षेपण बल कह सकते हो। तो आपको मैंने अंतराणिक आकर्षण बल 4 प्रकार का बताया था, जिसमें से सबसे कमजोर अंतराणिक आकर्षण बल होता है लंदन बल। दूसरा होता है द्विध्रुवी प्रेरित द्विध्रुवी, यानी कि वो लंदन बल से प्रेरित द्विध्रुवी जो होता है वो प्रबल होता है। उससे भी ज्यादा प्रबल होता है द्विध्रुवी अंतराणिक आकर्षण बल और सबसे ज्यादा प्रबल होता है हाइड्रोजन बंध। तो आपने क्या देखा कि पानी के बीच में प्रबल अंतराणिक हाइड्रोजन बंध है, जिसका उसका वाष्पीकरण क्या हुआ, कम हुआ, जबकि पेट्रोल में दुर्बल अंतराणिक आकर्षण बल है जिसको हम लंदन बल कहते हैं, तो उसका वाष्पीकरण ज्यादा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि वाष्पीकरण निर्भर करता है द्रव के कणों के मध्य लगने वाला अंतराणिक आकर्षण बल। यदि द्रव के कणों के मध्य लगने वाला अंतराणिक आकर्षण बल कम होगा तो उसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। दूसरी बात, ऐसे द्रव जिनके मध्य में अंतराणिक आकर्षण बल बहुत प्रबल है उनका वाष्पीकरण कम होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि द्रवों के मध्य में जो अंतराणिक आकर्षण बल है उस पर निर्भर करता है वाष्पीकरण और वाष्प दाब। वाष्प दाब दूसरी कौन से कारक पर निर्भर करता है, वो तापमान है। आप सबको पता है कि गर्मी के मौसम में तालाब हो या फिर नदियां हो वो सूख जाती हैं, और ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में वो जो तालाब और नदियां होती हैं पूरी तरह से भरा रहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। दूसरा कंडीशन है, अगर मौसम गर्म नहीं है, ठंडा मौसम है, तो ठंडी के मौसम में वाष्पीकरण कम होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। इसका सीधा सा मतलब आप कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वाष्पीकरण ज्यादा होने पर वाष्प ज्यादा होंगे, वाष्प ज्यादा होगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। यानी कि वाष्प दाब और तापमान के बीच में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर तापमान कम है तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि वाष्प दाब किन 2 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला द्रवों के बीच में लगने वाला अंतराणिक आकर्षण बल और दूसरा तापमान। अब हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में कमी, कैसे विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर हम 2 पात्र लेते हैं, 2 पात्र यानी पात्र नंबर हमने ले लिया A और दूसरा हमने पात्र ले लिया B। पात्र A और पात्र B में दोनों में समान मात्रा में हम विलायक लेंगे। मान लीजिए हम विलायक के रूप में लेते हैं पानी, दोनों में हम विलायक के रूप में क्या लेते हैं, पानी। अब यहाँ पे पानी यानी किसकी सतह पे किसके कण होंगे, पानी के कण होंगे, इसके अंदर भी पानी के कण होंगे पूरा का पूरा। अब आप 1 लीटर पानी ले सकते हैं। अब आपको पता है कि जो पानी का घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति ml होता है, यानी 1000 ml बराबर 1000 ग्राम, यानी आप यहाँ पर 1 लीटर पानी बोल सकते हैं या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 1 kg H2O।
दूसरी बात, हम यहाँ पर वापस लेते हैं 1 लीटर पानी। अब यहाँ पे हम 1 लीटर पानी वापस लेते हैं, यानी 1 kg पानी हम यहाँ पे लेंगे, और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सांद्रता हम लेंगे वो सांद्रता सांद्रता की कौन सी इकाई हम लेंगे? सांद्रता की इकाई लेंगे हम मोलैलिटी। 1 kg वाटर हो गया आपका, 1 kg H2O हो गया, ठीक है। यानी आप ध्यान से देखिए कि पात्र ए और पात्र बी में पानी आप जहां से भी लीजिए समान जगह से लीजिए, ताकि उसका तापमान भी समान होना चाहिए। समान मात्रा में पानी लेना है, उसका तापमान भी क्या होना है? समान होना है। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिए कि एक पात्र के पानी को पानी रखिए, यानी विलायक रखिए, और दूसरे पात्र में आप ग्लूकोज मिक्स कीजिए। आइए हम दूसरे पात्र में ग्लूकोज मिक्स करते हैं। मान लेते हैं हम इस पात्र में ग्लूकोज मिक्स करते हैं C6H12O6, और हमने मिक्स किया 180 ग्राम। ध्यान से समझिए, 180 ग्राम ग्लूकोज को जब 1 kg पानी में घुलाया जाता है तो इस विलयन की जो सांद्रता होती है 1 मोलैलिटी होगी, यानी स्मॉल m। 180 ग्राम जब आप ग्लूकोज घुलाते हैं 1 kg पानी में, तो इस विलयन की सांद्रता हो जाती है 1 मोलैलिटी, यानी ये जो हो गया ये हो गया विलयन। ये क्या हो गया? विलयन। और ये हुआ शुद्ध विलायक, ये हुआ शुद्ध विलायक। अब ध्यान से देखिए, अब इन दोनों पात्र को हमने बंद कर दिया, इन दोनों पात्र को हमने बंद कर दिया, ये दोनों पात्र को हमने बंद कर दिया। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि इसमें जो पानी है वो वाष्पशील है, यानी कि पानी वाष्पशील है। वाष्पशील पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका वाष्पीकरण हो सके, तो पानी वाष्पशील पदार्थ है, इसका वाष्पीकरण होगा। लेकिन विलयन में जो आपने ग्लूकोज मिलाया है, ग्लूकोज का वाष्पीकरण नहीं होगा, सिर्फ किसका वाष्पीकरण होगा? पानी का वाष्पीकरण होगा। आइए सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो डार्क हम दिखा रहे हैं, जब ये संतृप्त विलयन बनाएगा, यानी कि ये जो है वो विलयन है, और ये जो विलयन है वो ग्लूकोज का संतृप्त विलयन है। आपको मैंने बार बार बताया है कि ऐसा विलयन जो निश्चित तापमान और निश्चित मात्रा के आयतन में विलेय पदार्थ को और भी न घोला जा सके, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन मान लीजिए, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पानी है, पानी का जो सतह है, इस सतह पे सभी कण पानी के होंगे, और पानी वाष्पशील पदार्थ है, इसका वाष्पीकरण होगा। जब पात्र बी के पास समझते हैं तो ये शुद्ध पानी नहीं, यानी ये शुद्ध विलायक नहीं है, बल्कि ये क्या है? विलयन है। विलयन में विलेय होता है और विलायक होता है। अब आप देखिए कि जब आप इसकी सतह का अध्ययन करते हैं तो सतह में कुछ जो डार्क हमने किया है, ये डार्क का मतलब हो गया ग्लूकोज का कण है, और जो आपको ये स्फेरिकल फॉर्म मिलता है, यानी ये जो गोलाकार आपको दिख रहा है, ये किसके कण हो गए? ये कण हो गए किसके? पानी के। यानी पात्र ए के सतह पर सिर्फ पानी के अणु हैं, पात्र बी के सतह पर पानी के अणु के साथ साथ ग्लूकोज के भी अणु हैं। ओके, तापमान कितना भी रखिए, मान लीजिए तापमान निश्चित ही रखना है। मान लीजिए दोनों का तापमान हमने कितना रखा? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हमने आपको बताया कि प्रत्येक तापमान पे द्रव का वाष्पीकरण होता है, तो द्रव का वाष्पीकरण होगा। अब देखिए वाष्पीकरण सतह के मुक्त, यानी कि मुक्त सतह से होगा। ये आपके सतह मुक्त है, यहाँ से पूरे के पूरे जो पानी के कण है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। जब यहाँ पे पूरे कण पानी के ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप जरा देखिए कि वाष्प में कितने कण बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हो गए वाष्प के कितने कण हो गए? वाष्प के कुल मिलाकर के 10 कण हो गए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये पानी का कण है, इसका वाष्पीकरण होगा, लेकिन ये जो कण है 1 2 3 4 5 जिसको हमने डार्क कर दिया है, वो ग्लूकोज का कण है। और ग्लूकोज का कण वाष्प में नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ जिसका वाष्प बनना संभव न हो, उसे हम कहते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ। और ऐसा पदार्थ जो वाष्प में जा सके, यानी जो वाष्प बना सके, उसे हम कहते हैं वाष्पशील।
पदार्थ। तो आपका जो ग्लूकोज है, जो डार्क लाइन में हमने दिखाया, ये ग्लूकोज के कण है और ग्लूकोज का कण अवाष्पशील है, यानी इस ग्लूकोज के कणों का वाष्पीकरण नहीं होगा। लेकिन जो पानी के कण आपको बीच बीच में दिख रहे हैं, इनका वाष्पीकरण होगा। जब इनका वाष्पीकरण होगा तो आप जरा देखिए कि ऊपर कितने वाष्प के कण होंगे। ऊपर कुल कणों की संख्या हो जाएगी 5, यानी ऊपर वाष्प के कण 5 हैं, इसमें वाष्प के कण 10 हैं, यानी पात्र ए में वाष्प के कण 10 हैं, पात्र बी में वाष्प के कण 5 हैं। अब जरा सा सोचिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा वाष्प होगा उतना ही अधिक वाष्प दाब लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो द्रव है, द्रव यानी कि जो आपका विलायक है, शुद्ध विलायक है, उसमें वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा। मान लीजिए कि हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को दिखाते हैं P10 से, और विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम दिखाते हैं P1 से। विलयन का जो वाष्प दाब है उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, P1 से, और जो विलायक का वाष्प दाब उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, P10 से। तो आप जरा सोचिए कि दोनों पात्र में वाष्प दाब किस पात्र का ज्यादा होगा। तो आपको सीधा सा आंसर मिलेगा कि पात्र ए में, यानी P10 इज ग्रेटर देन P1। मतलब विलायक का वाष्प दाब, यानी कि विलायक का वाष्प दाब ग्रेटर देन विलयन का वाष्प दाब। बस समझ गया? यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि विलयन के वाष्प दाब में कमी हो रहा है। आप देखिए वाष्प दाब में कमी, तो हमने आपको बताया कि शुद्ध विलायक में वाष्पीकरण ज्यादा होगा क्योंकि इसमें पूरे के पूरे कण सतह पे पानी के हैं। जो आपका विलयन है, विलयन के सतह पे जो कण है उसमें से 50% ग्लूकोज है, ग्लूकोज अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। 50% कण किसके हैं, पानी के हैं। पानी क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। अब यहाँ पे भी वाष्पीकरण होगा, यहाँ पे भी वाष्पीकरण होगा। यहाँ पे सतह के सारे जब कण वाष्प में चले जाएंगे तो यहाँ पे वाष्प के कणों की संख्या ज्यादा होगी। यहाँ पे सतह के जो कण हैं उसमें से जो पानी का कण है वही वाष्प में जाएगा। इसका मतलब है कि पात्र बी में वाष्प के कणों की संख्या कम है। यदि वाष्प के कणों की संख्या अधिक होगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, वाष्प के कणों की संख्या कम होगी तो वाष्प दाब कम होगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से कम होता है, अधिक होता है। यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो पहला संख्यात्मक गुणधर्म आपको पता चल गया होगा कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसमें से पहला आपका आ गया वाष्प दाब में कमी। तो मैंने आपको बताया कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है शुद्ध विलायक की तुलना में। इसका मतलब है कि विलयन के वाष्प दाब में कमी किसकी वजह से आ रहा है, यह सवाल पूछने की बात है कि विलयन का जो वाष्प दाब में कमी आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। अगर आप वजह ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विलयन का जो वाष्प दाब कम हो रहा है वो कहीं न कहीं अवाष्पशील विलेय यानी कि ग्लूकोज के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। यानी कि विलयन में विलेय और विलायक दोनों हैं। विलयन का वाष्प दाब में कमी आ रहा है जबकि विलायक का वाष्प दाब विलयन से ज्यादा है। तो सवाल यहां उठता है कि विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम क्यों है। तो आपको आंसर मिलेगा कि विलयन का वाष्प दाब में जो कमी आ रही है वो किसकी वजह से है, पानी की वजह से नहीं है, वो विलेय के कणों की संख्या की वजह से है। जितना ज्यादा से ज्यादा आपके विलेय के कणों की संख्या होगी वाष्प दाब में उतनी ही कमी होती जाएगी। मतलब यदि आप सांद्र विलयन लेते हैं तो उसका वाष्प दाब कम होगा, मंद विलयन लेंगे उसका वाष्प दाब सांद्र वाले विलयन से ज्यादा होगा, और अगर आपने सिर्फ शुद्ध विलायक ले लिया है जो कि वाष्पशील है तो उसका वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज घोला है तो वाष्प दाब में कमी आया, ये आपको पता चल गया। लेकिन अगर हम यहीं पे 360 ग्राम ग्लूकोज ले लें, 540 ग्राम ग्लूकोज ले लें, तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं इसमें ग्लूकोज के कणों की संख्या में वृद्धि होगी, और ग्लूकोज के कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो द्रव
द्रव का वाष्पीकरण घटेगा, वाष्पीकरण घटेगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम विलय के कणों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विलयन के वाष्प दाब में कमी होती जाती है। तो पहला आपका कारण यानी पहला जो हमने बताया गुणधर्म, संख्यात्मक गुणधर्म जिसमें से आया वाष्प दाब में कमी, तो आपको ध्यान रखना है कि विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से कम होता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अब हम चलते हैं क्वथनांक उन्नयन के पास। क्वथनांक उन्नयन अब हम देखेंगे, सेम यही एग्जांपल लेते हैं। पात्र ए में आपका शुद्ध विलायक है, पात्र बी में विलयन है जिसमें हमने 180 ग्राम ग्लूकोज घोल रखा है। इसके पहले हमने आपको बताया था जब ठोस विलेय द्रव विलायक में घुलता है तो अधिकांश ठोस विलेय का द्रव विलायक में घुलनशीलता ऊष्माशोषी होता है। अधिकांश ठोस विलेय का द्रव विलायक में विलेयता ऊष्माशोषी होता है। ये एक्सपेरिमेंट आप आराम से अपने घर कर सकते हैं। 2 ग्लास पानी लीजिए, 1 ग्लास पानी को पानी रखिए और दूसरे ग्लास पानी में आपने ग्लूकोज का 3 से 4 चम्मच ग्लूकोज मिक्स करना है दूसरे ग्लास पानी में। यानी आप पानी जहां से लिया, ऐसा नहीं है कि 1 ग्लास पानी में आप गर्म पानी लेंगे और दूसरे ग्लास में ठंडा पानी लेंगे, नहीं। आपको दोनों ग्लास में समान पानी रखना है और साथ में दोनों ग्लास में जो पानी आप रख रहे हैं उसका टेम्परेचर भी समान होना चाहिए। चाहे आप फिल्टर से पानी लीजिए, चाहे आप फ्रिज का पानी लीजिए, लेकिन दोनों गिलास का जो पानी की मात्रा है वो समान होनी चाहिए। दोनों गिलास के जो टेम्परेचर है वो भी समान होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अगर आपने ग्लूकोज 1 ग्लास पानी में पानी रखा, दूसरे ग्लास पानी में आपने 3 से 4 चम्मच ग्लूकोज घोल दिया। दोनों ग्लास पानी को आप टेस्ट करिए। दोनों ग्लास पानी को टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लूकोज वाला विलयन है वो सामान्य पानी से ठंडा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज जब भी पानी में घुलता है वो अपने घुलने के लिए ऊर्जा एक्सेप्ट करता है, यानी ऊर्जा लेता है। अब ऊर्जा वो कहां से लेगा? परिवेश से लेगा। तो ग्लूकोज के परिवेश में कौन है? पानी है। इसका मतलब क्या है कि जब ग्लूकोज पानी में घुलेगा, विलयन बनेगा, तो उस विलयन का तापमान कहीं ना कहीं शुद्ध विलायक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले हमने आपको बताया था कि जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आपने पानी लिया था तो इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था। इसमें भी जब आपने पानी लिया था तो 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब आपने इसमें ग्लूकोज घोल दिया, 180 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया 1 लीटर पानी में, तो ग्लूकोज जब पानी में घुलेगा तो ऊष्माशोषी होगा। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज अपने आप को घुलाने के लिए वो तापमान लेगा, ऊर्जा लेगा। किसका ऊर्जा लेगा? पानी की ऊर्जा लेगा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे विलयन का तापमान कम होगा, घटेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर घटा करके विलयन का तापमान रख दिया कितना? 23 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखिए, अब ये हो गया आपका 25, यानी ये आपका हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यानी शुद्ध विलायक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, और जो आपका विलयन है उसका 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमको दोनों को बॉयल करना है। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जिस निश्चित तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। जिस निश्चित तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, उस तापमान को हम उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पात्र का भी जो वाष्प दाब है उसको 1 वायुमंडल के बराबर करना है, यानी P10 = कितना हो जाए? 1 atm हो जाए, तो उसका क्वथनांक हो जाएगा। यानी आपको इतना टेम्परेचर देना है कि जो आपका वाष्प दाब है, जो विलायक का वाष्प दाब है वो 1 वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, तो आपको क्वथनांक हो जाएगा वो। ये जो Pn है उसको भी कितने के बराबर करना है? 1 atm के बराबर करना है। मतलब जो आपका विलयन का वाष्प दाब है उसको 1 atm के बराबर करना है। अब दोनों को हमको बॉयल करना है, यानी दोनों को गर्म करना है। दोनों गर्म करेंगे तभी तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो वाष्प दाब होगा। वाष्प दाब होगा तो उसको हम मेजर करेंगे। अगर वो वाष्प दाब 1 वायुमंडल दाब के बराबर हो गया है तो वही तापमान क्या हो जाएगा? क्वथनांक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसको हमने गर्म किया कितना? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म किया। जब इसको हमने 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म किया तो ऐसे कंडीशन में इसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पहले था, अब इसको हमने 75 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया। 25 डिग्री सेल्सियस पहले था, 75 दिया, कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आपको पता है कि पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब
100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो एक वायुमंडल दाब के बराबर हो गया। हमने इसको भी 75 दिया, इसको भी हमने कितना दिया 75 डिग्री सेल्सियस दिया, ये कितना हुआ 98 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक समझाने के लिए बता रहे हैं, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका पहले तापमान 25 था और इस विलयन का तापमान 23 था। फिर उसके बाद में हमने इसको 75 यानी विलायक को हमने 75 दिया, तो विलयन को भी हमने 75 दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका जो वाष्प दाब था वो एक वायुमंडल दाब के बराबर था, मतलब इसका क्वथनांक कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन जब हमने इसको 75 दिया तो ये पहुंचा कितने पर 98 डिग्री सेल्सियस। 98 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पर भी इसका जो वाष्प दाब है, इसका जो वाष्प दाब है वो एक वायुमंडल दाब के बराबर नहीं हुआ। 75 इसको दिया, 75 इसको दिया, ये 75 पाने के बाद इसका वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि शुद्ध पानी का जो क्वथनांक हो गया उस 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन हमने 75 डिग्री सेल्सियस दिया विलयन को, तो विलयन का टेम्परेचर पहुंच गया 98, लेकिन इस विलयन का जो वाष्प दाब था वो एक वायुमंडल दाब के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसका वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब करने के लिए हमें और भी टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसमें दो कारण है, एक तो 75 डिग्री सेल्सियस दिया तो ये जो टेम्परेचर है वो पानी का अणु भी लेगा और ये जो टेम्परेचर है वो ग्लूकोज का अणु भी लेगा। इसका मतलब है कि जो 75 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इसमें दो कैंडिडेट स्वीकार करेंगे, एक तो ग्लूकोज का अणु भी स्वीकार करेगा और पानी का अणु स्वीकार करेगा, जिसकी वजह से जो 75 है वो सिर्फ पानी को नहीं मिलेगा, ग्लूकोज को भी मिलेगा और साथ में पानी को मिलेगा। लेकिन ग्लूकोज का वाष्पीकरण नहीं हो सकता, पानी का वाष्पीकरण होगा। इसका मतलब जो 75 हमने एक्स्ट्रा दिया था उसमें बट गया, जिसकी वजह से वाष्पीकरण कम हुआ। वाष्पीकरण कम हुआ तो वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम होगा तो ये एक वायुमंडल दाब के बराबर नहीं होगा। तो विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब करने के लिए हमें और भी टेम्परेचर देने की आवश्यकता है। मान लीजिए हमने इसको 4 डिग्री सेल्सियस दे दिया, अगर हमने इसको 4 डिग्री सेल्सियस और दे दिया तो यहाँ हो गया 102 डिग्री सेल्सियस, जिस पर यानी 102 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो गया। इसका मतलब विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 हो गया, जबकि आपके विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 हो गया और आपका जो विलायक है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 हो गया। अगर हम विलायक के बॉइलिंग पॉइंट को TB0 लेते हैं और विलयन के बॉइलिंग पॉइंट को TB लेते हैं तो आप यहां लिख सकते हैं TB0 लेस देन TB। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं विलायक का क्वथनांक लेस देन किससे, विलयन का क्वथनांक। ठीक है, विलयन का क्वथनांक। अब देखिए, यानी कि विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, आप देख पा रहे हैं कि विलयन का क्वथनांक अधिक है और विलायक का क्वथनांक कम है, तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ध्यान से समझ जाइएगा, विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि यानी विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक है तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब थोड़ा सा आप अपने आप से सवाल कीजिए कि विलायक का क्वथनांक कम है, विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा है तो किसके कारण है? तो आपको आपके मन में एक ही आंसर आएगा कि विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक से ज्यादा है, क्योंकि विलयन में विलेय का कण उपस्थित है। तो दूसरी जो संख्यात्मक गुणधर्म था वो ये था कि विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक से अधिक होता है। इसका मतलब है कि विलयन के क्वथनांक में होने वाली जो कमी है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म को हम संख्यात्मक गुणधर्म कहते हैं। ओके, अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे। तीसरे पॉइंट की चर्चा में हम आपको ये बताना चाहते हैं क्वथनांक में वृद्धि तो हो गया, अब हम बात करेंगे हिमांक। हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब होता है कमी, हिमांक अवनमन। हिमांक मतलब आप कह सकते हैं ऐसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव ठोस में बदल रहा हो, कोई भी द्रव ठोस में बदल रहा हो, उस तापमान को हम हिमांक कहते हैं। अब जरा सा देखिए, इसका तापमान जब आप इसे शुद्ध विलायक है तो इसका तापमान कितना रखा था आपने 25 डिग्री सेल्सियस। जब आपने इसमें ग्लूकोज घोला, जब आपने इसमें ग्लूकोज घोला तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया 23 डिग्री सेल्सियस।
अब हमें क्या करना है कि दोनों को बर्फ यानी दोनों को ठोस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। इस टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमें 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। किसका? विलयन। जब विलयन का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस आप कम करेंगे तो 0 पे पहुंच जाएगा। इसका कितना कम करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करेंगे, तब ये बर्फ में जाएगा यानी कि ठोस में जाएगा। अब सोचने की बात है कि सबसे पहले ठोस में कौन जाएगा? विलयन सबसे पहले ठोस में जाएगा या फिर विलायक ठोस में जाएगा? तो हमारा आंसर है कि विलयन पहले ठोस में जाएगा, क्योंकि विलयन का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस ही कम करना है, जबकि इसका कितना टेम्परेचर कम करना है? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब साफ है कि अगर हम विलयन का हिमांक ले ले TF, चलिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिया है विलयन का जो हिमांक उसको हमने लिया है TF से, और शुद्ध विलायक का हिमांक हम लेते हैं TF0। अब जरा सा मैंने आपको बताया कि अगर आपका विलयन है उसको आपको ले जाना है ठोस में, तो आपको कितना डिग्री सेल्सियस कम करना है? 23 डिग्री सेल्सियस कम करना है। और अगर आपको पानी को ठोस में ले जाना है तो कितना कम करना है? 25। इसका मतलब है कि आपका जो विलयन है वो जल्दी ठोस में बदलेगा, और जबकि आपका जो विलायक है उसको जमने में ज़्यादा समय लगेगा। मतलब यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस आपको कम करना है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस कम करना है। इसका मतलब है कि विलयन और विलायक में सबसे पहले कौन जमेगा? विलयन जमेगा। और जब विलयन जमेगा इसका मतलब है कि विलयन का जो हिमांक है वो कम है, विलायक का हिमांक ज़्यादा है। तो यदि हमने विलयन का जो हिमांक है उसको हमने TF लिया है और विलायक का हिमांक TF0 लिया है, तो आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं TF0 ग्रेटर देन TF। मतलब विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक कम है। अब सवाल यहाँ उठता है कि विलयन का हिमांक अधिक है, विलयन का हिमांक कम है और विलायक का हिमांक ज़्यादा है, तो विलयन का हिमांक क्यों कम है? विलयन के हिमांक में जो कमी आ रही है वो किसकी वजह से? तो आपका आंसर आएगा कि विलयन के हिमांक में जो होने वाली कमी है वो इस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के कारण है। अब जैसे आप जनरल में आपने देखा होगा कि आप अपने घर में आइस बनाते यानी आइसक्रीम बनाते हो, तो आइसक्रीम बनाते समय मान लेते हैं कि हम एक कोई 2 पात्र लेते हैं। एक पात्र में हम सिर्फ पानी रखते हैं और दूसरे पात्र में आइसक्रीम बनाने वाले पूरा का पूरा विलयन रखते हैं, जिसमें आपका पानी हो सकता है, दूध है, चीनी है, इसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी आप जो आइसक्रीम बनाने के लिए आप उपयोग करते हैं वो सब कुछ रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर है कि एक पात्र में आपने पानी ले लिया, जितनी मात्रा में पानी लिया है उतनी ही मात्रा में आपका आइसक्रीम बनाने वाले पदार्थ को आपने लिया है और उसको दोनों को आपको फ्रीज़र में आपको डाल दिया। फ्रीज़र में डालने के बाद अब आप चेक करते हो तो आपको क्या लगता है कि जो आइस बनाने वाला पात्र था उसमें आइसक्रीम यानी वो ठोस में जल्दी चला जाता है, जबकि जो शुद्ध पानी था जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी था वो ठोस में देर में जाने, यानी कि आपका जो शुद्ध पानी है उसको बर्फ में जाने के लिए ज़्यादा टाइम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब वो देर से जमता है और जो आपका आइसक्रीम है वो जल्दी जम जाता है। तो सीधा सा मतलब है कि जो आइसक्रीम है वो एक प्रकार का विलयन है, जबकि पानी पूरी तरह से आपका क्या है? विलायक है। तो विलायक को फ्रीज करना यानी विलायक की फ्रीजिंग पॉइंट अधिक होगा और जो आपका आइसक्रीम वाला विलयन है उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो कम होगी, यानी कि विलयन का हिमांक हमेशा शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। तो विलयन का हिमांक में होने वाली कमी को ही हम हिमांक अवनमन कहते हैं। विलयन का हिमांक हमेशा विलायक से कम होता है, तो विलयन के हिमांक में होने वाली जो कमी है शुद्ध विलायक की तुलना में उसे हम कहते हैं हिमांक अवनमन। और आपको हमने बता दिया है कि हिमांक में होने वाली जो कमी है वो किसकी वजह से है? हिमांक में होने वाली जो कमी यानी विलयन के हिमांक में होने वाली जो कमी है वो किसकी वजह से है? विलेय की वजह से। अब वो विलेय की मात्रा आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे हिमांक में कमी आती जाएगी। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है परासरण अथवा परासरण दाब। एक बात आप ध्यान रखिए, परासरण एक क्रिया है, यानी कि परासरण एक क्रिया है, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से बहने की क्रिया को हम परासरण की क्रिया कहते हैं। यानी कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की तरफ विलायक के कणों का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से होता है तो उसे हम परासरण की क्रिया कहते हैं। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अथवा विलायक से विलयन की तरफ विलायक के कणों का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से होता है तो उसे हम परासरण की क्रिया कहते हैं। और परासरण की क्रिया रोकने के लिए, परासरण की क्रिया रोकने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो परासरण की क्रिया अथवा परासरण दाब भी एक प्रकार का संख्यात्मक गुणधर्म है, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब इसको हम कैसे समझे? जैसे मान लीजिए कि ये आपका विलयन हो गया और ये हो गया विलायक। अगर आप इसके बीच में अगर आप अर्धपारगम झिल्ली लिखते हैं, यानी कि SPM, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर आप इन दोनों के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखते हैं तो आपको ये पता है कि ये विलायक का कण विलयन में, ये जो विलायक का कण है वो विलयन में अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से जाएगा और ये पूरा का पूरा जो विलायक का कण है वो अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कहाँ चला जाएगा? विलयन में चला जाएगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि हमने एक दूसरा विलयन भी लिया है, दूसरा विलयन, जैसे मान लीजिए इसकी सांद्रता हो गई 1 मोलरिटी, जो दूसरा विलयन है उसकी सांद्रता है 2 मोलरिटी। ऐसे कंडीशन में अब क्या होगा कि 1 मोलरिटी वाले सांद्रता, यानी 1 मोलरिटी सांद्रता रखने वाले विलयन में से विलायक का कण 2 मोलरिटी सांद्रता रखने वाले विलयन की तरफ जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। जब दोनों की सांद्रता समान हो जाएगा तो परासरण की क्रिया रुक जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब विलायक और विलयन के बीच में परासरण की क्रिया हम देखते हैं तो पूरा का पूरा जो विलायक है वो विलयन की तरफ चला जाता है। लेकिन जब हम 2 विलयन के बीच में परासरण की क्रिया देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ विलायक का कण ही एक पात्र से दूसरे पात्र में जाता है, विलेय का कण नहीं जाता। याद रखिएगा, अगर आप विलायक और विलयन के बीच में परासरण की क्रिया देखते हैं तो पूरा का पूरा जो विलायक का कण है वो विलयन की तरफ जा सकता है। लेकिन जब आप विलयन के बीच में परासरण क्रिया देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक विलयन जिसकी सांद्रता कम हो, दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता ज्यादा हो, तो कम सांद्रता से विलायक का कण अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा, लेकिन कम सांद्रता से विलायक का कण अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा, लेकिन विलेय का कण नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि विलेय का कण अर्धपारगम झिल्ली की वजह से वो एक विलयन से दूसरे विलयन में नहीं जा सकता, जबकि विलायक का पूरा कण विलायक वाले पात्र से विलयन की तरफ जा सकता है। तो ये आपका परासरण की क्रिया होती है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि 2 विलयन जिनकी सांद्रता समान हो, उसमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 2 विलयन लिया है और दोनों विलयनों में कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या समान है तो परासरण की क्रिया नहीं होगी। यदि दोनों विलयनों में विलेय के कणों की संख्या असमान हो, यानी किसी में विलेय के कण की संख्या अधिक हो, किसी में विलेय के कण की संख्या कम हो, तो परासरण की क्रिया आपको नजर आएगी। मतलब परासरण भी एक प्रकार का संख्यात्मक गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि विलेय के कण की संख्या बढ़ने पर सांद्रता बढ़ती है और सांद्रता में अंतर होने की वजह से ही परासरण की क्रिया नजर आती है, दिखाई देता है, समझ में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि अणुसंख गुणधर्म क्या है, उसी को हम संख्यात्मक गुणधर्म कहते हैं, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार अणुसंख गुणधर्म यानी कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे हम अणुसंख गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके 4 हो सकते हैं, जिसमें से वाष्प दाब में कमी है, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक उन्मन और परासरण अथवा परासरण दाब। ये चारों के चारों जो हैं वो किसी भी विलयन में होते ही हैं। ये पूरा का पूरा विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है और यदि विलयन है तो उसमें विलेय का कण होगा, और विलेय का कण होगा तो ये चारों के चारों जो गुणधर्म हैं ये उस सभी विलयन में आपको समझ में आएगा। आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और बता सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर यानी आज का जो वीडियो है वो अणुसंख गुणधर्म से आधारित था। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वो आपके वाष्प दाब के साथ संबंधित होगा। इसलिए आज इस पूरे टॉपिक को यानी अणुसंख गुणधर्म क्या है और वो उसके साथ संबंधित कितने गुण हो सकते हैं वो पूरा अध्ययन आप अच्छे से करिए, ताकि आगे के जो टॉपिक है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम न हो। ओके, थैंक यू।